मीडिया मैप के काउंटर डायलॉग के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार और डॉक्टर सतीश मिश्रा। हम लोग बात करेंगे फिर से आज ईरान और इसराइल की। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। डॉक्टर मिश्रा, ये ईरान और इसराइल का जो हवाई फुटबॉल मैच चल रहा है और जिसका अंपायर कहिए, डायरेक्टर कहिए, जो भी है अमेरिका है, वो फिर से थोड़े दिनों पे एक मध्य पूर्व या वेस्ट एशिया में एक थोड़ी सी शांति कायम हुई थी, वो समाप्ति की ओर दिखती है। और हमें इसलिए भी चिंता होनी चाहिए, भारत की सीमा से ईरान की सीमा की दूरी 1200 से 1500 किलोमीटर की दूरी पे ही है, बहुत दूर नहीं है। और जिस तरह से इस बार ईरान पर हमला हो रहा है और भारत से सामान्य रूप से पश्चिमी देशों का बहुत कभी सहानुभूति नहीं रहा है, वो ठीक है, कभी कभी इस्तेमाल वो कर लेते हैं, अलग बात है। इन सारी चीजों को देखते हुए अभी जो चीज हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि ईरान पे जैसे सोचा था शायद इसराइल या अमेरिका ने कि ईरान को बहुत जल्दी एक बार में दबा लेंगे, दबा नहीं पा रहे हैं। ईरान भी उसी फुर्ती से खेल रही है जिस फुर्ती से इसराइल खेलना चाह रही है। और कहीं ना कहीं फ्रांस और जर्मनी जो है वो दबे जुबान में ही सही, वो इसराइल से यही कह रहे हैं कि थोड़ा ढंग से खेलो, ये तो नहीं कह रहे हैं कि मत खेलो। तो ये जो चीजें अब हो रही हैं, और खास करके कल परसों से जिस तरह से माहौल बदला है और ईरान जिस तरह से हमला कर रहा है, इन सारी चीजों में हम क्या देख रहे हैं। एक वेस्टर्न नैरेटिव है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, कुल मिलाकर पहले तो मैं आप आपत्ति करता हूं कि आप इसको फुटबॉल मैच कहें, लाइटली मत लीजिए। पहली बात ये बहुत ही गंभीर मुद्दा इस वक्त हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। देखिए, कुल मिलाकर इजराइल जियोनिज्म का जो कंट्रोल करता है अमेरिका को, उसका मुखौटा है। इजराइल अपने आप पर कुछ नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती अगर अमेरिका उसके पीछे न खड़ा हो। पहली बात, आपने देखा कि G7 की मीटिंग के बीच से ही ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप वापस चले गए। मतलब कोई ना कोई गंभीर मुद्दा सामने आ रहा है, चुनौती सामने आ रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो थोड़ा बहुत शर्म का पर्दा था ना, वो भी उठ चुका है। उनका खेल खुला फुरक्काबाजी है। ट्रंप को कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है, कुछ भी बोलने में, कुछ भी करने में। अब आज उन्होंने इसराइल कह भी दिया कि तेहरान को इवैक्यूएट किया कराया जाए। नहीं, देखिए वो ऐसा है, ट्रंप साहब की धमकियां और उनकी बड़बोलापन हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। आते ही उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन में संधि करा देंगे। अरे वो तो आप मत कहिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सरेंडर कर गए, वरना तो ये भी वो क्लेम न कर पाते कि ट्रंप साहब हमने शांति युद्ध विराम कर दिया। जाने दीजिए उस बात, हम लोग यहाँ, ये टॉपिक नहीं है। मोटी सी बात यह है कि अमेरिका के द्वारा जो ईरान को कमजोर करने की एक मुहिम तब से चली आ रही है जब से शाह पहलवी का तख्ता पलट हुआ था, और जिसको वो लोग कहते हैं मुल्लाओं का शासन। देखिए, वहां चुनाव होते हैं, वो लोग चुने जाते हैं। लेट अस बी। देखिए, बाकी तो आप कुछ कहते रहिए कि इन्होंने चुना, चुनाव में ये वो, चुनाव वो, वहां वो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां के। अब ईरान ने झुकने से अमेरिका के सामने इनकार कर दिया। ईरान के पास तेल है, तो क्या कर रहे हैं, कब से वो लोग उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं। इस बात का एक उठाते हुए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। देखिए, अमेरिका को कहीं एक बार कहने में शर्म आती है क्या कि इजराइल ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट है। नहीं, मैं उन्होंने इसमें आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इराक के साथ भी इसी तरह से फरेब किया गया, झूठ बोला गया और सद्दाम हुसैन को जो है इसी तरह से मार डाला गया था। हम वो भी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। क्या, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गद्दाफी के साथ भी अमेरिका ने यही किया था। तो ये जैसे हम देखते हैं कि सेम नैरेटिव जो है उसको ईरान के लिए अब रिपीट किया जा रहा है। पूरा मध्य पूर्व में जो कुछ किया गया है उसमें बार बार इन्हीं चीजों का जो है बार बार कहा गया, इसी तरह की बातें की गई।
और सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की जो नीयत रही है वो बहुत साफ अब दिख रही है। अब मैं वही कह रहा था आपसे। देखिए, अभी भी अभी आपने वेस्टर्न नैरेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया ना। देखिए, वेस्टर्न नैरेटिव क्या चल रहा है। पहली बार इजराइल के सामने गंभीर चुनौती ईरान ने पेश की है। अभी तक इजराइल हमले करके बच के निकल जाता था, क्योंकि पलटवार लोग नहीं करते थे। नहीं, तेल अब अवीव में कल अमेरिका को अपनी एम्बेसी खाली करके जाना पड़ा। हाइफा में जिस तरह से पूरे मिसाइल्स गिरे उसके जो असर है वो भी दिख रहा है। इसराइल के जो मिसाइल फ्यूल जहां बनता है वो हिट किया है ईरान ने। तो ईरान जो है उसके पास भी वैसे ही अच्छे कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे कि इसराइल के पास जो कोऑर्डिनेट्स वो अमेरिका ने दिए हुए हैं। पर अब इसराइल मैं ने तो ईरान ने तो खुद अपना डेवलप किया है ये नहीं, अपने आप में। मजेदार बात यह है शिवाजी भाई, हम लोग जो वॉर रिपोर्टिंग देख चुके हैं, कर चुके हैं एंड ऑल दैट, देखिए कुल मिलाकर हताशा देखिए इसराइल की। पहले तो कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट कर रहे हैं। अब वहां का टीवी भी हिट कर रहे हैं, वहां के शहर भी हिट कर रहे हैं, वहां की रिफाइनरी भी हिट कर रहे हैं, वहां के ऑयल फील्ड भी, गैस फील्ड भी हिट कर रहे हैं। ये हताशा नहीं तो और क्या है। इसराइल नहीं, को लग हताशा रहा। तो है। पर एशिया पर ये पश्चिम का जो एक आक्रमण चल रहा है ये मैं समझता हूं बाकी एशिया के मुल्कों के लिए भी एक चेतावनी है। देखिए, उसमें आपको समझना होगा। आज रूस, चीन, रूस, चाइना, एससीओ, ब्रिक्स माइनस इंडिया ईरान को बैक कर रहे हैं। अभी आपने कहा फ्रांस और जर्मनी, जो यूरोप की बड़ी ताकतें हैं, वो भी दबे स्वर में कुछ और बात कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि इस वक्त चुनौती गंभीर है। ईरान इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट लाइक इंडिया। अमेरिका जो 200 300 400 साल का देश लोगों को बेवकूफ बना रहा, हम बन रहे हैं। और हमारे, अप्रवासियों का देश है। हाँ, यूरोपियन इमिग्रेंट्स का मुल्क है वो। अरे यूरोपियन अमेरिका कोई इमिग्रेंट, आदिवासियों का देश नहीं है। मैं वही कह रहा हूं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप खुद इमिग्रेंट हैं। उनके बाबा गए थे वहां पर। अब आप जब बैठ गए गद्दी पर, तो जो काला है उसको घृणा करो, उसको भगाओ। जो एशियन है उसको गाली दो, ब्राउन को गाली दो, सफेद को गाली दो, इसको पीले को गाली दो। ये रेशियल जो व्हाइट रेशियल सुप्रीमेसी है, इसको चुनौती मिल रही है। मोटी सी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक फांसीवादी शासक है, और इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उनके सामने क्या रास्ता बचता है। देखिए, क्या कहा आपने। मैंने आपको एक बात कही जिसमें आपने गौर नहीं किया, उसको ऊपर निकल गए। इसराइल इज ए न्यूक्लियर अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट, वेपन स्टेट। एनपीटी ज्वाइन नहीं की उन्होंने। और स्टॉकहोम का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने दावा करके सिप्री कहा है, SIPRI। उन्होंने कहा है दावा करके कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब ईरान तो न्यूक्लियर वेपन अगर कर रहा तो डेवलप ही कर रहा था। उसको इवल स्टेट बना दीजिए, उसको समाप्त कर दीजिए, वो चुनौती देने लायक न बचे, उसके आर्थिक प्रतिबंध लगा दीजिए। इसराइल को कहिए कि आप अटैक कर दीजिए। एक तरफ से निगोशिएशन चल रहे हैं। ये तो कोई न्यायोचित बात नहीं हो रही है शिवाजी भाई। ये कुल मिलाकर, नहीं, बेशक नहीं। देखिए ये अन्याय जो है, अन्याय के हुए आज आप कह सकते हैं 111 साल हो रहा है। जी, अगर आप 2014 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त से लें, जब से ये सारी जो उनके जो कॉन्स्पिरेसीज हैं पूरी वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसीज, खासकर के एंग्लो और यूएस का जो एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो अमेरिकन।
एंग्लो अमेरिकन कह लीजिए। तो एंग्लो अमेरिकन जो कॉन्स्पिरेसी है, उसमें साफ साफ ये कोशिश रही है कि किसी भी तरह से एशिया का ये भाग को जो है अपने कब्जे में ले लो। यहाँ तेल है, तेल पर कब्जा करो और विश्व पे कब्जा किए रहो। अरे शिवाजी भाई, जो भारत का विभाजन हुआ वो वो भी इसी भी के इसी, अंतर्गत हुआ। बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट बने जो एक सरोगेट स्टेट की तरह काम करे अमेरिका और ब्रिटेन का, और वही कर रहा है आज तक वो। वही कर रहा है। अब देखिए, मजेदार बात देखिए, पहली बार भारत इंडिया आज साफ साफ तौर पर दिख रहा है, इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है। हमारी जो एक प्रेस्टीज होती थी एज एन ऑनेस्ट ब्रोकर, कि एक हम क्रेडिबल ऑनेस्ट, नेशन। एक क्रेडिबल नेशन, वो आज आराशाही पड़ी है। और हम क्या कह रहे हैं, हम एससीओ में रेजोल्यूशन के खिलाफ उसको अपोज करते हैं, ब्रिक्स में हम अपोज करते बैलेंस हैं। कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, भारत एक बिल्कुल न्यूक्लियर नहीं, न्यूट्रल स्टेट है। अरे तो न्यूट्रल स्टेट न्यूट्रलिटी पे आ गया है। आप इस बात को न्यूट्रलिटी, समझने की कोशिश करें देखिए जरा। न्यूट्रलिटी, आपकी मुस्कुराहट जो है वो उसको एक्सपोज कर देती है न्यूट्रलिटी को। देखिए, कुल मिलाकर आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और सावरकर जी से लेकर सब इजराइल के समर्थक रहे हैं। इजराइल के समर्थक सदा से वो रहे हैं। गांधी ने ये कहा था कि इजराइल की स्थापना गलत है, ये फिलिस्तीनियों का बेशक, देश है। बेशक गलत था। हम उस पर चले। आज वो नीति, नेहरू भी उसके खिलाफ थे, और नेहरू ने उसको, खैर उन्होंने दूसरी तरह से उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं की कि देखिए, देखिए, पीएलओ को भी नैम का सपोर्ट दिया था। ये सारी चीजें मौत वक्त हुई थी। पर हाँ, एक चीज जो है, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो गए हुए हैं साइप्रस, फिर कनाडा पहुंच रहे हैं, या पहुंच चुके होंगे अब तक। पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो साइप्रस जो है, सिर्फ इस बात का कि उसमें एक भारत के खास बिजनेस हाउस के इन्वेस्टमेंट बहुत है, और कहा जा रहा है कि साइप्रस में इंडियन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री साइप्रस किस लिए पहुंचे थे? उसका इस, ये जो इसराइल और ईरान का जो लड़ाई है, इससे कोई ताल्लुक तो नहीं है? नहीं देखिए, साइप्रस की एक त्रासदी हो चुकी है। साइप्रस डिवाइडेड है। साइप्रस को डिवाइड कर दिया गया, और उसका एक हिस्सा तुर्की के पास है, और एक साइप्रस जो आज, जिसमें आज गए हुए हैं। साइप्रस तो कुल टर्की मिलाकर, टर्की ने कब्जा कर लिया था, जी हाँ। और साइप्रस ने उसके खिलाफ काफी आवाज भी उठाई थी। अब चूंकि मोरियस ने आपका उस वक्त। आपका जो एंटी मुस्लिम नैरेटिव है, वो इस साइप्रस जाने से वो सेटिस्फाई होता है। वहां तुर्की को उन्होंने जाकर भर्त्सना की है। देव यस कंडेम तुर्की। तुर्की को अभी इंडिया पाक जो कन्फ्लग्रेशन हुआ, उसमें भी तुर्की को एक आइडेंटिफाई करके एक पूरा मुहिम चलाया गया, बायकॉट करने का, इसका इसका उसका। बहरहाल, तुर्की अजरबैजान दोनों को ही। हाँ, दोनों को ही। अब कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं, साइप्रस की कहानी अलग कहानी है। वो खुलेगी समय के आते ही। नहीं, पर चूंकि, एक कनेक्शन वहां साइप्रस का है। जी, साइप्रस का इस क्षेत्र से कनेक्शन है। जी, ये जो एक अमेरिका ने नया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर प्रपोज किया है, जी, और जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुस्तान के एक बिजनेस हाउस को मिला हुआ है। और उसी का जो है, उनके जो कहा जाता है कि उनके एक तथाकथित भाई जो हैं, वो भी साइप्रस के जो है पॉलिटिक्स और साइप्रस के पूरे से स्ट्रैटेजी में काफी वो दखलंदाजी रखते हैं। तो ये, मैं सोच रहा था कि शायद आप इस एंगल से कुछ बात करके हमें कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं देखिए, कुल मिलाकर
बहुत सारे विजिट जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली प्रोजेक्ट किए जाते होते नहीं है। देर आर मच मोर पर्सनल रीजंस देन स्ट्रेटेजिक रीजंस। उसके बाद जब तक हमारे पास ठोस इंफॉर्मेशन ना हो, खैर ये सारी हम चीजें स्ट्रेटेजिक जरूर हैं। और ईरान ने जिस तरह से हाइफा पर, क्योंकि हाइफा आपको ख्याल हो 1918 में हाइफा को, और उस पर जो है हिंदुस्तान सेलिब्रेट भी करता है, जो भारतीय रजवाड़ों की जो सेना थी वो घोड़े पे चढ़ के भाले और तलवारों से जो वहां पे जो खलीफा की जो फोर्सेस थी खिलाफत की, उनको हराकर हाइफा को कब्जा किया गया था। और इसराइल की जो बुनियाद पड़ी थी वहीं से पड़ी थी। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शिवाजी और शिवाजी भाई, उसको बार बार इस तरह से ईरान टारगेट कर रहा है, इसमें कोई स्ट्रैटेजिक रीजन है? क्योंकि हाइफा से ईरान को क्या मिलना? नहीं देखिए, हाइफा इज ए इम्पोर्टेंट सी पोर्ट, यस इट इज। और सी पोर्ट पर सारा आयात निर्यात बड़ा उसी से होता है। तो हाइफा को डैमेज करने से इसराइल की जो इंपोर्ट्स हैं वो इफेक्ट होंगे। स्ट्रेटेजिकली तो ये बात है। अब उस वक्त ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। उसमें राजा रजवाड़ों से भी कहा गया था कि भाई आप अपनी सेना भेजिए, उन्होंने भेजी थी। तो मैसूर, कुल मैसूर जोधपुर और जी हैदराबाद की जी। सेनाएं वहां गई। अब उसमें ऐसा है कि उसको सेलिब्रेट करते हैं इसराइल के साथ। जब से इसराइल के साथ हमारे संबंध एक प्रगाढ़ प्रगाढ़ होते गए हैं, तब से इस बात को हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया, उसको हाईलाइट करना शुरू। उसके पहले नहीं होता था। बहरहाल, क्योंकि ये तो सेलेक्टिवली किया जाता है ना, तो पूरा एक नहीं, लार्जर अभी जो, गेम। अभी हम इस पे आ जाएं। अभी जी जो आज की जो घटनाएं चल रही हैं और आज जी सुबह की खबर है और वेस्टर्न सोर्सेज से आए हैं कि तमाम इवैक्यूएशन के ट्रंप के कहने के बाद, ईरान के इसराइल के ईरान को वार्निंग देने के बाद भी ईरान जो है वहां बैरेजेस ऑफ मिसाइल जो है दाग दिए हैं ईरान इसराइल पे फिर से। जी। तो ये लड़ाई किधर जा रही है ये मैं हमें, आपसे क्योंकि मैं क्योंकि आप इसके सबसे बड़ी चिंता जो है मुझे ट्रंप को भी दिखती है कि ट्रंप का बार बार ये कह रहा है, इसराइल से भी कह रहा है, दबी जुबान में वो भी कह रहा है कि आप इसको खत्म कराओ। आपको, जैसे मैंने भारत का कराया और वैसे पाकिस्तान का कराया, वैसे इसको भी समाप्त होना चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर ट्रम्प को ट्रम्प के पास इंफॉर्मेशन सिस्टम तो है। सीआईए इज वेरी स्ट्रांग। उनको ये पता चल रहा है नहीं, कि दूसरा सारा ईरान। इन्वेस्टमेंट इसराइल में हो, इसराइल के आर्मी में हो, इसराइल के फोर्सेस में हो, इसराइल के मैन्युफैक्चरिंग में हो, और इसराइल के न्यूक्लियर पाइल पर हो, जो सारा तो अमेरिका की ही है। जी हाँ। अब मोटी सी बात यह है, ये लग गया उनको, स्पष्ट हो गया। देखिए, सीआईए ऑफन मिसकैलकुलेटेड। आपकी जो वियतनाम में भी किया एजेंसीज, था मिसकैलकुलेट, आपकी जो एजेंसीज हैं, अफगानिस्तान में भी किया था। आपने अभी देखा ना, एजेंसीज हमारी बांग्लादेश में एंटिसिपेट नहीं कर पाई। ये एजेंसीज हमारी हमारी। एजेंसी तो पता नहीं 25,000 जो है ऑफिशियली कहा जाता है कि बांग्लादेश में हमारे RAW के एजेंट्स हैं। और उसके बावजूद जो इंफॉर्मेशन मुझे दिल्ली में बैठ के शिवाजी सरकार या डॉक्टर मिश्रा को थी, वो RAW के एजेंट्स को नहीं थी। वो एक अलग बात है। मैं कई मैं कई बार मैं बहुत बहुत से मैं सक्सेसफुल मैं, लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं अब वही कह उसके रहा लिए कोई बात हूं। अब हुआ ये है कि अंडर एस्टिमेट कर लिया ईरान को। इसराइल ने जो एक भबका बनाया हुआ था इनविंसिबिलिटी का, कि वो अविजयी रहते हैं, उनको परास्त नहीं। पहली बार ईरान ने घुसकर घर पर मारा है। ये आपको गौर करना होगा। नहीं, ईरान के साथ एक चीज और है जिसको शायद हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमें पता है। ईरान जो है मिडिल ईस्ट के सभी ताकतों को, जो हमें, जो वेस्टर्न फोर्सेस के साथ नहीं है,
उनको ड्रोन से लेके आर्म्स की सप्लाई भी करता है। जी। ईरान की एक मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो कैपेसिटी है, वो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, आप ये देखिए कि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड मीडिया को फॉलो कर रहे हो तो पैनिक ये क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि ईरान की जो सरकार है वो भागने को तैयार है। वो जो एक है, ये, दूसरा ये कि वो आतंकवादी है। हाँ वो वो तो, आतंकवादी है, और इसराइल ने जो किया है, आतंक को रोकने के लिए प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक किया है। इस पर हंसी आती है। आज ये स्टैब्लिश्ड है कि अगर स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म है तो अमेरिका है, और बिगेस्ट टेररिस्ट स्टेट है तो कोई इजराइल है। तो कोई दो राय नहीं हो सकती। इसराइल देखिए। है, और उनका पिछलग्गू पाकिस्तान है। पर एक एक सवाल यहाँ दूसरा भी आता है, पाकिस्तान का नाम लेने से मुझे आया। जी। और ईरान ने भी इस बात को कहा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर किसी तरह का न्यूक्लियर अटैक किया, तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है और हम आप पे न्यूक्लियर दागेंगे। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कहां से आ गई? नहीं, देखिए पाकिस्तान की हिम्मत इसलिए आ रही है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो उनके है ही नहीं। नहीं नहीं, हो सकता है कि ट्रम्प ने जनरलों से कहा हो कि इसराइल को थोड़ा सा रिस्ट्रेन करो। इसराइल, चूंकि इसराइल ट्रम्प को भी चैलेंज करता है, चूंकि ज्यूश नहीं, लॉबी उसके भी। बेंजामिन नेतन्याहू ट्रम्प की बात नहीं मान रहा है, ये जी, बात तो इसराइल के लोग भी कह रहे हैं। और अमेरिका में तो ट्रम्प के खिलाफ एक ऑलमोस्ट आंदोलन ही शुरू हो गया है। शुरू हो गया है। अब इसलिए हो सकता है, मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा, इंफॉर्मेशन नहीं मेरे पास, मैं इन्फॉर्म्ड एक गेस लगा रहा हूं कि ट्रम्प पाकिस्तानी जनरलों से ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी इसराइल को लगाम खींचो। मतलब ये कुछ आईपीएल मैच जैसा है, जी। एक ही कंपनी दो दो टीम को खरीद रखी है। जी हाँ। और अमेरिका तो इसमें सिद्धहस्त है। देखिए अमेरिका की, बेशक। अगर आप अमेरिका की कहानी अगर हम लोग कहेंगे, क्यूबा के ये साथ क्या बहुत सारी है, किया। मैं छोटा सा एक जिक्र कर देता हूँ। जी। 1990 के 91 92 के आसपास अमेरिका की एक कंपनी है एटीएनटी, सबको मालूम है। उसने जी। चिली में कू ऑर्गेनाइज किया था। जी हाँ। और उसके बाद सुनिए, उसके 3 साल के अंदर अमेरिका का एंटी ट्रस्ट लॉ लगाकर एटीएनटी के 3 टुकड़े कर दिए गए। तो अमेरिका फायदा भी उठाता है और अपने बचाव के भी पूरे रास्ते खोले रखता है। अरे क्लासिक उदाहरण है, देखिए इससे भी बड़ा उदाहरण है। आज चीन जो आर्थिक तौर पर इतना शक्तिशाली हो चुका है, जो अमेरिका को चुनौती दे रहा है, वो अमेरिका का बनाया हुआ है। बेशक। तब तब इंडिया डेमोक्रेटिक होता था तो इंडिया का साथ नहीं देना था, उनको चीन का साथ देना था, क्योंकि रूस को खत्म करना था, सोवियत संघ को खत्म करना था। और पाकिस्तान कोविड में, की भी शुरुआत अमेरिकन लैब से हुई थी, जो चीन से होते हुए बाकी विश्व में फैली। अफगानिस्तान में चूंकि सोवियत संघ को समाप्त करना था तो आपने तालिबान खड़ा कर दिया, तालिबान खड़ा कर दिया, टेररिस्टों को खड़ा कर दिया, और उसके साथ एक नया अब हम हवा। आखिर के उस पे आ जाएं, मेरे ख्याल में समय की अब काफी कमी हो गई है। काफी बातें हमने कर चुके हैं। अब ये लड़ाई जो है, किस ओर जाएगा आखिर, और इसमें भारत को क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए भारत को सबसे पहली बात यह है, इस वक्त मेरी सलाह ये होगी कि आप अमेरिका से थोड़ा सा डिस्टेंस अपना कर लीजिए, इसराइल से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए, अपनी पर हम तो साख G7 में भी बच चले गए। अपनी साख बचा लीजिए, अपनी और साख ट्रम्प बचा ट्रम्प साहब वहां से चले गए, वो तो किसी से अब चलेगा। बात करने वाले हैं नहीं। तो देखिए कुल मिलाकर आपकी नीति कनाडा में फेल हो गई थी, क्योंकि आप मसल पावर वहां लगा रहे थे। जो कारण था, मूल कारण था, यू आर अप्लाइंग मसल पावर इन कनाडा, और संबंध खराब हुए। मसल पावर इज द लास्ट रिजॉर्ट, गन बोट डिप्लोमेसी के जमाना चला गया है।
हम आज गन बोट डिप्लोमेसी, ईरान और इजराइल की जो भी लड़ाई चल रही है, अब उसको किधर जाते हुए देखेंगे? क्या सीज फायर जैसे कि ट्रम्प चाह रहे हैं, या ईरान ने भी बिल्कुल मना नहीं किया? उनकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि पहले इजराइल लड़ाई रोके। ये मतलब होगा ये क्या? इसराइल को ही रोकना। देखिए, मुझे लगता है कि इसराइल को पहली बार अपने कदम पीछे घसीटने होंगे। 1 या 2 दिन में आपको यह खबर मिलनी चाहिए यानी कि कि वहां, आयरन डोम जो है वो टूट गया है जी, या टूटने वाला है? पर्दाफाश हो गया ना अब। तो इसराइल में नेतन्याहू का जाना तय है। वहां पर जो डोमेस्टिक और अपोजिशंस है वो सामने आएंगे, ताकतवर बनेंगे। आपने एक क्योंकि एक चलते चलते एक जिक्र किया था कि यूरोप जो है वो भी इस लड़ाई को नहीं चाहता है। उसकी एक वजह है, इसराइल ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन की लड़ाई जो है, यूरोप जो है यूक्रेन के साथ है, वो नहीं चाहता है कि रशिया जो है किसी भी तरह से ताकतवर होके यूरोप की तरह रुख करे। तो मैं समझता जी, हूं आपने जो कुछ कहा है उसका मतलब अगर हम निकालें तो यही है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई शायद हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए, और ईरान जो है इससे ताकतवर होकर ज्यादा उभरेगा, और इजराइल की जो है लगता है कि सूरज जो है शायद ढलने लगे। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी में कहना है। जी आपका आखिरी कमेंट। मैं आपसे सहमत हूं। इसराइल को पहली बार चुनौती मिली है और अब उनको झुकना ही पड़ेगा। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपको। हमारी ये जो आज बातचीत रही है कॉन्ट्रा डायलॉग में, आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रोफेसर शिवाजी सरकार और डॉक्टर मिश्रा आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।